हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। आ गए फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लेकर। कई बार किसी फैमिली के अंदर एक ऐसी घटना हो जाती है जिसकी वजह से उस फैमिली में एक कर्स लग जाता है, एक श्राप लग जाता है और उस श्राप को आने वाली कई पीढ़ियों को झेलना पड़ता है। कुछ ऐसा ही हमारे आज की कहानी में जो हमारे साथ शेयर की है आयुषी ने, शिमला हिमाचल प्रदेश से, और वो खुद इस श्राप की, इस कर्स की विक्टिम है। तो ये देखते हैं क्या हुआ था ऐसा इनकी फैमिली के अंदर और ऐसा कौन सा श्राप है जिसे आज तक भी ये झेल रहे हैं। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरी जीमेल आईडी विच इज princeofchemistry22@gmail.com पर आप अपनी स्टोरी रिटन फॉर्म में या फिर ऑडियो फॉर्म में भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, जिस prince7901987। जैसा कि आप सभी को पता है, अगर आपकी स्टोरी हमारे चैनल के ऊपर फीचर होती है तो हम आपको देने वाले हैं 500 रुपीज का गिव अवे। ऑब्वियसली सभी की स्टोरीज यहां पर सिलेक्ट नहीं हो पाती हैं, इसलिए आज मैं लेकर आपके लिए एक और गिव अवे कॉन्टेस्ट जहां पर आप जीत सकते हैं iPhone 14, वो भी सिर्फ ₹1 में। कैसे, वो मैं आपको बताने वाला हूं वीडियो में। आगे हमारे साथ और बढ़ते हैं हम कहानी में आगे। तो ये कहानी है 1985 की। तो आयुषी की जो दादी थी, उनकी छोटी बहन, मतलब बेसिकली इन दोनों बहनों की घर में शादी हुई थी, तो उनकी छोटी दादी बोल सकते हैं। तो छोटी दादी थी, वो बहुत सुंदर थी। और एक दिन की बात है, अच्छा, उनकी एक छोटी सी बेटी भी थी 5 साल की, और इनके जो हस्बैंड थे वो किसी काम से एक दिन बाहर गए हुए थे, तो उस रात ही घर में अकेली थी। तो आयुषी के दादा के जो चाचा थे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इतना तो मैथ्स का सवाल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है भाई, है ना। तो वापस से शुरू करते हैं। तो इनकी जो दादा के चाचा थे, उनकी इनकी छोटी दादी के ऊपर बुरी नजर थी। और आज के दिन उन्हें मौका मिला, ये बिल्कुल सही मौका था उनको अपने गलत इंटेंशंस को पूरा करने का। वो वहां गए, उन्होंने उस बच्ची को एक कमरे में बंद किया और उसके बाद इनकी जो छोटी दादी थी उनको अपनी हवस का शिकार बनाया। उस टाइम पर लोगों को अपनी इज्जत का बहुत डर रहता था, आज की तरह चीजें इतनी इजीली एक्सेसिबल नहीं थी। इनकी दादी जो थी वो बहुत ज्यादा घबरा गई, डर गई, उनके अंदर एक बहुत बड़ा गिल्ट आ गया और उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा। उसी रात वो अपनी बेटी को लेकर अपने घर के बरामदे बने हुए पेड़ पर गई और दोनों ने वहां पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अगले दिन सभी लोगों ने जब बाहर निकल के देखा तो उनके घर के आंगन में 2 लाशें लटकी हुई थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्यों हुआ। वो जो इंसान था जिसने सब किया वो भी घर का ही एक मेंबर था। वो सब कुछ आया बट किसी को कुछ भी पता नहीं चला और बात यहां से आई गई हो गई। अब इस इंसिडेंट के करीबन 10-11 साल के बाद आयुषी के जो ताऊजी थे, उनको एक बेटी हुई। और ये बेटी जब 5 साल की हुई तो उसके बाद एक रात अचानक से वो अपने बेड से उठकर गायब हो गई। जब इनकी ताई जी, जिनको बड़ी मम्मी बोलते हैं, उन्होंने देखा तो घर के अंदर वो कहीं पर भी नहीं थी। उन्हें ढूंढने घर के बाहर निकले तो घर से थोड़ा दूर आगे जाकर एक चेयर, जो टेबल लगी थी पार्क टाइप की, उसके ऊपर वो बैठी हुई थी चुपचाप सिर झुका के। उसके पास गई, उन्होंने से पूछा और उठाया तो उसे बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो उसको कुछ भी याद नहीं था। वो उसको उठा के वापस घर में लेकर गई। घर में उन्होंने सबको ये बात बताई तो उसको ये लगा कि हो सकता है छोटी बच्ची है, नींद में चलने की इसको या तो कोई इशू हो गया हो, ऐसा कोई बीमारी हो गई है कि नींद में चलने की वजह से वो वहां पर पहुंच गई हो। इस चीज को सब लोगों ने इग्नोर कर दिया। लेकिन उस दिन के बाद से वो हर एक दो दिन में रात को उठती और उठकर कहीं चली जाती। तो ये सब बातें जब इनकी ताई जी ने इनकी दादी को बताई तो इनकी दादी ने बोला कि अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो हम लोग देवता से बात करेंगे। तो आप सभी जानते हैं आज भी हिमाचल तो जो देवभूमि है वहां पर बहुत सारे देवता होते हैं और कई इंटरनल गांव में आज भी लोग अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन देवताओं से ही पूछते हैं। तो ये तो बात है 1996 की, जब ये बच्ची 5 साल की हुई थी। तो उस टाइम पर उन्होंने डिसाइड किया कि वो देवता से बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर सब क्या चल रहा है। तो वो अपने जो देवता को मानते थे उनके वहां गए। जो उनका एक जो छैला बोलते हैं शायद, जिसको जो चेला बोलते हैं, बेसिकली चेला जिनके अंदर देवता आते हैं, ठीक है, हमने लास्ट स्टोरी में ये चीज कवर की थी। तो उनके पास ये गए, उन्होंने कहा कि तुम्हें देवता का नमादा करवाना पड़ेगा। तो नमादा में क्या होता है कि पूरा एक प्रॉपर पूजा होती है, उसके बाद देवता आते हैं और आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको बताते हैं। तो जैसा उन्होंने कहा वैसा ही किया गया। उस दिन घर में वो पूजा वगैरह सब कुछ हुई, फिर देवता आए उस चैला के शरीर में और उसके बाद उन्होंने बताया कि इसके साथ जो दिक्कत चल रही है उसको ये पुरोहित जी, उन्होंने एक पुरोहित जी का पता बताया, तुम इनसे जाके मिलो, वो इसको बिल्कुल ठीक कर देंगे। उन्होंने कुछ चीजें की जिसके बाद उन्होंने कहा कि अब इसको थोड़ा आराम मिल जाएगा। और ऐसा ही हुआ। अगले कई दिनों तक वो आराम से सोती थी, वो रात को उठकर नहीं जाती थी। लेकिन इन सब के करीबन 2 महीने बाद वापस से साइकिल रिपीट होने लगा।
वो वापस से रात को उठती और फिर से अपनी जगह से गायब हो जाती। जैसे ही फिर से घर वालों की बात पता चली, इनकी जो दादी थी वो वापस से उन देवता के पास पहुंची और उन्होंने बताया कि महाराज ये तो सब वापस से शुरू हो गया है। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक पुरोहित जी का पता बता रहा हूँ, तुम उनके पास जाओ, इसकी एक पूरी विधि विधान है, उसी से अब ये चीज़ दूर हटेगी। तो उन्होंने उनको बताया। इनके दादी ने बिल्कुल देर नहीं की और अगले ही दिन ये उन पुरोहित जी के आश्रम पर पहुंच गए। पुरोहित जी ने उस बच्ची को देखा और देखने के बाद उन्होंने से कहा कि इसको 4 दिन तक यहीं रहना होगा, उसके बाद इसे इस चीज़ से मुक्ति या फिर छुटकारा मिल पाएगा। तो बिल्कुल जैसा उन्होंने कहा वैसा किया गया। 4 दिन वो बच्ची वहीं पे रही, फैमिली भी वहीं पर रही और बिल्कुल एक साध्वी की तरह उसको रखा गया, वैसे ही कपड़े पहनाकर छोटी सी बच्ची के लिए सारा अरेंजमेंट किया गया, उसका ध्यान रखा जाता था। और 4 दिन के इस प्रोसेस के बाद उसका वापस से रात को उठकर गायब होना बंद हो गया। आते आते पुरोहित जी ने एक बात कही कि जब ये 18 साल की होगी तब आपको दोबारा इसे आश्रम लाना होगा, एक और क्रिया विधान है, उसके बाद ही इस चीज से पूरी तरह मुक्त हो पाएगी, वरना जो भी चीज इसके साथ है, जो भी श्राप इसके साथ है, वो वापस आ सकता है। फिर जब वो वापस से 18 साल की हुई तो उनको पुरोहित जी के पास लेकर जाया गया और उसके बाद पुरोहित जी ने कहा कि अब ये पूरी तरह ठीक है, अभी जो भी चीज है वो इसे परेशान नहीं करेगी। तो घर वालों को ऐसा लगा कि चलो जो भी है वो खत्म हो चुका है। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। लेकिन हम कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप जीत सकते हैं आईफोन 14 और वो भी सिर्फ ₹1 में। और इसका सीक्रेट है क्रिकेट और क्रिकेट के टुवर्ड्स आप लोगों का क्रेज। तो अगर आप भी जीतना चाहते हैं ₹1 में आईफोन 14 तो अभी डाउनलोड करें डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से माई 11 सर्कल ऐप को। अभी 31 मार्च से इंडियन T20 लीग शुरू होने वाला है और जो पहला मैच है चेन्नई और गुजरात के बीच में, आप उस मैच में अपनी टीम बनाकर जीत सकते हैं आईफोन 14, वो भी सिर्फ ₹1 में। तो टीम बनाने के लिए आपको दोनों टीम से 11 प्लेयर्स चूज करने और यहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितने बॉलर जितने ऑलराउंडर्स हैं सब कुछ चूज कर सकते हैं और इन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको पॉइंट्स मिलेंगे और जितने ज्यादा आपके पॉइंट्स होंगे उतनी अच्छी आपकी रैंक होगी और आपके जीतने के चांसेस भी क्या होंगे, उतने ही ज्यादा होंगे। तो डाउनलोड करके गिव अवे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और जीतो आईफोन 14 ₹1 में। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 31 मार्च के मैच के लिए ये और सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर के लिए। तो अगर आप मेरे लिंक से डाउनलोड करेंगे आपको, तभी आप इस ऑफर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप टूर्नामेंट के हर मैच में मेगा कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जहां पर जो सेकंड प्राइज है वो होगा ₹1 करोड़। आपसे जो सेकंड प्राइज है ₹1 करोड़ है, तो फर्स्ट प्राइज क्या होगा? अगर ये वीडियो आप इस मैच के बाद देख रहे हैं तो भी आप ऐप को डाउनलोड करके मेगा कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या पता आप अगले मैच में जीत जाओ। तो डाउनलोड करें मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से और अप्लाई करें कूपन कोड MEC23 और आपको मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश बोनस और इसी के साथ साथ मिलेगा आपको 1500 का बोनस कैश। तो अभी डाउनलोड करें माई 11 सर्कल ऐप को, अपनी टीम बनाएं गुजरात वर्सेस चेन्नई के मैच में और जीते आईफोन 14 सिर्फ ₹1 में। तो इस इंसिडेंट के बाद कभी भी दोबारा उस लड़की के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर आया 2002 जब आयुषी का जन्म हुआ और जब आयुषी 5 साल की हुई उसके साथ भी यही चीजें होना शुरू हो गई। एक रात की बात है, वो अपनी दादी के साथ सोई हुई थी, तभी उसे ऐसा फील हुआ कि कोई उसके बेड के पास खड़ा है। उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी दादी की तरह दिखने वाली एक औरत उसके बेड के पास खड़ी हुई है और वो उसको उसके नाम से बुला रही है। वो कह रही है अंशु 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 बेटा मेरे साथ चलो। अंशु को कुछ भी समझ में नहीं आया और वो चुपचाप उठ के उनके साथ चली गई। वो उसे अपने साथ लेकर घर के बाहर गई। फिर उन्होंने उससे बात कर उन्हें बताया कि वो उनकी दादी की बहन है और उन्हीं की दादी की तरह वो भी उसकी दादी है। इसके बाद उन्होंने कुछ और बातें उससे की और उसको वापस से लाकर अपने बेड पे सुला दिया। और अब ये जो सीक्वेंस है वो चलता रहा। वो हर रात को आती, अंशु को जगाती, उससे बात करती और वापस सेफ्टी से उसको उसके बेड पे सुला देती। धीरे धीरे अंशु उनसे बहुत ज्यादा अटैच हो गई थी। घर में जब भी कोई बात होती, कोई उसे डांटता, कोई कुछ बुरा भला कहता, उसके दोस्तों में सारी बातें वो अपनी उन वर्चुअल दादी के साथ शेयर किया करती थी। एक रात अंशु की जो रियल दादी थी उनकी आंख खुली, उन्होंने देखा कि आसपास वो कहीं भी नहीं है। उसको ढूंढने बाहर निकली और उसको बाहर निकल के आवाज लगा रही थी, अंशु अंशु किधर हो तुम? तो अंशु उस टाइम पर अपनी छोटी दादी के साथ बातें कर रही थी। उन्होंने जैसे अपनी दादी को देखा वो भागते हुए उनके पास गई और उनसे बोला कि मैं यहाँ पर हूँ दादी। जैसे उन्होंने उसको देखा उसको डांट लगी, इतना रात को यहाँ पे क्या कर रही हो तुम? तो उसने बताया कि मैं तो छोटी दादी से बात कर रही थी। तो इतना सुनते उनका दिमाग से गया, छोटी दादी? कौन छोटी दादी? तो उसने उधर इशारा किया, वो देखो वो सामने खड़ी तो है, वो बिल्कुल आप ही की तरह दिखती है। उसने नजर उठाकर देखा, वहां पर कोई भी खड़ा हुआ नहीं था।
दादी ने चुपचाप से उसको पकड़ा और अपने साथ घर के अंदर ले गए और घर के अंदर बिठा के उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। जब दादी थोड़ी नॉर्मल हुई, शांत हुई, उसके बाद उन्होंने अंशु से पूछा कि बेटा कौन थी वो, और तुम्हारे साथ वो कब से है? तो उसने बताया कि वो कह रही थी कि वो मेरी छोटी दादी है और वो तो बहुत दिनों से मुझसे रोज मिलने आती है, मुझसे रोज बात करती है। इतना सुनते उनकी दादी थोड़ी सीरियस होकर बोली तो वो वापस आ गई है। तो उसने पूछा दादी वापस आ गई है? बोले बेटा कुछ नहीं, तू सो जा, ठीक है, और अब आज के बाद दोबारा अगर वो तुझे कभी दिखाई दे तो तू उठ के मत जाना, तो मुझे बता देना। इतना कह के उन्होंने छोटी बच्ची को सुला दिया और उसके बाद सुबह उठते ही दादी ने सारे घर वालों को ये बात बताई। तो पहले की ही तरह अंशु को भी उन स्वामी जी के पास ले जाया गया। उन्होंने अंशु को भी 4 दिन तक अपने आश्रम में रखा और उसके बाद उसे कहा कि फिर से आप जब ये 18 साल की हो जाएगी तो इनको लेकर आना। तो इनकी दादी अकेली ही इस बार अंशु को लेकर गई थी। फिर कई सालों तक अंशु को कुछ भी दिखाई नहीं दिया, उसको कुछ भी फील नहीं हुआ, लेकिन 2016 में इनकी दादी की डेथ हो गई। और फिर उसके बाद ये किसी को याद नहीं रहा कि जब अंशु 18 साल की हो जाएगी तो उन्हें वापस उस आश्रम में लेकर जाना है। अंशु खुद बहुत छोटी थी तो उसे भी चीज़ पता नहीं थी। और जब ये 18 साल की हो गई उसके बाद एक रात अंशु अपने कमरे में सोई हुई थी और तभी उसे ऐसा फील हुआ कि कोई धीरे से उसे आवाज़ लगा रहा है। उसकी आँख खुली और चारों तरफ देखा, आसपास कोई भी नहीं था। फिर उसे अपने ऊपर बहुत ही भारी भारी सा फील होने लगा, जैसे कोई उसकी छाती के ऊपर बैठकर उसका गला दबा रहा है। वो अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन अपनी आंखें खोल नहीं पा रही थी। बड़ी मुश्किल से फोकस करके फुल कॉन्सेंट्रेशन उसने अपनी एक आंख खोली और जैसे उसने अपनी एक आंख खोली तो उसको अपने ऊपर एक काला साया बैठा दिखाई दिया जिसकी आंखें चमक रही थी। और उसको देखते ही जैसे ही वो चिल्लाई, अचानक से वो चेहरा गायब हो गया और रात से एकदम सुबह हो गई। उसे कुछ समझ में ही नहीं आया, एकदम से आंख खोलते ही सुबह कैसे हो गई। उसे लगा कि उसने कोई बहुत बुरा सपना देख लिया है। ये बात अंशु ने अपने घर में किसी को नहीं बताई। फिर उसकी अगली रात जब वो पढ़ाई करके सोने जा रही थी, मतलब सोई गई थी, तो फिर से उसे अपने कमरे की खिड़की के बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। जैसे वो चिल्लाने की आवाज़ वो घबरा गई। उसके पास में एक और बेड था, उसका भाई भी सोया करता था साथ में। उसने अपने भाई को जगाया तो उसने उसको डांट के वापस सुला दिया कि चल कोई आवाज़ नहीं आ रही है, वापस से सो जा। अब उसे पूरी रात नींद नहीं आ रही थी और उसे बार बार खिड़की के बाहर से एक मध्यम मध्यम सी आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई उसे मदद के लिए बुला रहा है। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो खिड़की से बाहर निकल के देखे कि बाहर कौन है। वो बुरी तरह घबरा गई थी। बस वो चुपचाप अपनी चद्दर के अंदर घुसकर लेटी हुई थी और उसे आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। जैसे तैसे उसने वो रात गुजारी। पता नहीं कब उसे नींद आई। सुबह फिर से वो उठी। उसने रात की सारी जो इंसिडेंट होते उनको प्रोसेस किया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसे भी लग रहा था कि उसकी बात पे विश्वास करेगा भी या नहीं, क्योंकि उसके भाई ने उसको डांट के सुला दिया था। फिर उसने किसी को कुछ नहीं बताया। अगली रात वापस से सोने से पहले, रात के करीबन शायद पढ़ाई करने का तो वही 11:30-12 के आसपास का टाइम हो गया था, वो वॉशरूम करने गई और जब वॉशरूम करके वापस अपने कमरे की तरफ जा रही थी तभी अचानक से किसी ने उसका हाथ पकड़ा। उसे लगा ये उसका भाई होगा, कि वो कई बार उसे डराने के लिए ऐसी हरकतें किया करता था। जैसे ही वो घूमी तो उसने पीछे देखा तो सामने उसकी दादी खड़ी हुई थी। उसकी दादी को देखते हुए बिल्कुल सन्न रह गई। उसे खुशी भी थी और डर भी था। उसने पूछा कि आप यहाँ कैसे आ गई? उसकी दादी ने कुछ नहीं बोला और उनकी हाथ की जो पकड़ थी वो और मजबूत होती गई, इतनी मजबूत कि अंशु के हाथ में दर्द होने लगा। उस दर्द के मारे अंशु बहुत तेज चिल्लाई, लेकिन वो उनको छोड़ नहीं थी। उन्होंने उसकी बाजू को इतना तेज दबाया कि उस दर्द के मारे अंशु बेहोश हो गई। और फिर अचानक से उसकी आंख खुली तो वो अपने बेड पर लेटी हुई थी। उस समय टाइम देखा तो सुबह के 6 बज चुके थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जो उसने देखा वो एक सपना था। वो सपना इतना रियल था कि उसे लग रहा था कि सब कुछ उसके साथ में ही हो रहा है। इसको एक सपना मानकर उसने इग्नोर कर दिया। दिन में वो पढ़ाई करके ऐसे ही 15 मिनट के लिए बैठा अपना फ़ोन चला रही थी। फ़ोन चलाते चलाते अचानक से उसके फ़ोन में कैमरा ऑन हो गया और जैसे वो कैमरा ऑन हुआ, फ्रंट कैमरा, तो उसके हाथ में उसका जो उस कैमरे में उसका हाथ दिखाई दे रहा था। तो वहाँ पे उसे अपनी जो बाजू होती है उसके ऊपर कुछ निशान बने हुए दिखाई दिए। उसने वाकई में देखा तो उसी जगह पर उसके वो निशान थे जहाँ से सपने में उसकी दादी ने उसको पकड़ा था। अब अंशु को और कुछ समझ में नहीं आया। वो सीधी अपनी बड़ी मम्मी के पास गई, यानी अपनी ताई जी के पास, और उन्होंने ये सारी बात उनको बताई कि कैसे उनके कल रात को ये सपना और कैसे इतने दिनों से उनको ये अजीब अजीब सपने आ रहे हैं। कल उनको दादी दिखाई दी, उससे पहले उनको बाहर से, खिड़की के बाहर से किसी की आवाज़ आ रही थी कि मुझे बचाओ, मतलब मदद के लिए आवाज़ आ रही थी।
अंशु की बातें सुनते ही उनकी जो ताई जी थी वो समझ गई, क्योंकि सारी चीजें उनकी बेटी के साथ भी हुई थी। वो फटाफट से उनके एक पुरोहित जी उनके पास गई उन स्वामी जी का पता लगाने के लिए। तो पुरोहित जी से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि स्वामी जी की तो डेथ हो चुकी है, वो तो अब नहीं मिलते हैं, लेकिन उनका बेटा जो है, उनकी सिद्धियां उसके उनके बेटे में ट्रांसफर हो गई, वो भी आपकी मदद कर सकता है। फिर उनका नंबर अरेंज किया गया, उनसे बात की तो पता लगा कि वो दिल्ली में है और वो कल वापस शिमला आएंगे, तो कल के बाद ही वो इस चीज़ का उपाय कर सकते हैं। बोला कि मैं इसको ठीक कर दूंगा, लेकिन एक दिन के बाद ही मैं आ पाऊंगा, अभी तो मैं दिल्ली में आया हुआ हूँ। तो घर बोला ठीक है, इसको एक दिन के बाद लेके जाएंगे। अब घर वालों के लिए तो नॉर्मल था, लेकिन अंशु के लिए वो रात गुजारना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, जब उसे पता लगा कि एक्चुअली उसके साथ ये सब क्या चल रहा है। तो अंशु की मम्मी ने इसका जो भाई था उससे कहा कि सुन, तू ना आज पूरी रात सोएगा नहीं, तेरे को उसका ध्यान रखना है, ठीक है, कुछ भी नहीं होना चाहिए, तेरी जिम्मेदारी। तो उसके भाई बोला ठीक है। इसका भाई वैसे भी पबजी खेलने का एडिक्ट था, बहुत पबजी खेला करता था, और उसके लिए पूरी रात जागना कोई बड़ी बात नहीं थी, वो हर रात ये काम किया करता था। बोला ठीक है मम्मी, मैं इसका ध्यान रखूंगा, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर सो जाओ। तो ऐसा ही हुआ। अंशु सोने गई अपने बेड में, और उसके पड़ोस में जो दूसरा बेड था उस पर उसका भाई आराम से पबजी खेल रहा था। अंशु सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने देखा तो उसका भाई वहीं पबजी खेल रहा था। करीबन 10-15 मिनट के बाद ही फिर से अंशु का जो डोर का रूम था उस पर एक नॉक होती है, और बाहर से कोई अंशु को उसके नाम से बुला रहा था। ये सुनते ही अंशु फटाफट से अपने भाई की तरफ देखती है, तो वो भाई जो पूरी रात जागकर पबजी खेला करता था वो सो गया था। वो अपना फोन गेम खेलते खेलते ही सो गया था। उसने अपने भाई को जगाने की कोशिश की, लेकिन वो हिला तक नहीं। अब बाहर से आवाज आना बंद हो गई थी, और बाहर से आवाज आना बंद होने के कुछ ही सेकंड्स के बाद फिर से उसे किसी के रोने की आवाज आने लगी। और जो रोने की आवाज थी वो बाहर से नहीं, उसके बहुत करीब से आ रही थी। उसने अपनी आंख के कॉर्नर से देखा लेफ्ट में, तो उसे दिखाई दिया कि उसके बेड के पास कोई बैठा हुआ है। वो इतनी बुरी तरह घबरा गई थी कि उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो घूमकर ये देख ले कि उसके पास में कौन बैठा हुआ है। उसे कुछ समझ में नहीं आया। वो अपनी रजाई में घुस गई, उसने अपने जो ईयरफोन्स होते हैं वो लगा, और फुल वॉल्यूम के अंदर मोबाइल के अंदर वो गाने सुनने लगी। जैसे तैसे करके उसको इग्नोर कर रही थी। अब उसे बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। करीबन आधे पौन घंटे तक वो गाने सुनती रही। फिर उसके कानों में उनसे दर्द होने लगा, उसने ईयरफोन लगा निकाल के फोन में ही गाने चलाना शुरू कर दिया। उसे हनुमान चालीसा नहीं आती थी, कभी उसने वो पढ़ी नहीं थी, वो इतना कुछ चीज़ों को मानती भी नहीं थी, सिर्फ इसलिए उस चीज़ को रिग्रेट कर रही थी, जैसा अंशु ने मुझे अपनी स्टोरी में लिखकर भी भेजा है। फिर अचानक से उसे बहुत तेज किसी की चीखने की आवाज़ सुनी। जैसी चीखने की आवाज़ आई, वो फटाफट से उठा के वापस से खड़ी हुई, और उसके बाद उसे अपने कमरे की जो खिड़की थी वहां से किसी की आवाज़ आ रही थी। कोई पहाड़ी लैंग्वेज के अंदर उससे मदद मांग रहा था, उसका नाम लेकर बोल रहा था कि अंशु मुझे बचा लो वरना ये मुझे मार देगा, अंशु मुझे बचा लो वरना ये मुझे मार देगा। यहाँ पर अंशु की हालत खराब हो चुकी थी। वो कैसे भी करके इस आवाज़ को इग्नोर कर रही थी और वापस से अपनी रजाई के अंदर घुस गई। फिर तभी उसे अपनी खिड़की का जो कांच था उसे टूटने की आवाज़ आई, और उस आवाज़ के बाद उसने अपने भाई को धीरे से जगाने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से इतनी आवाज़ भी नहीं निकल पाती कि वो अपने भाई को चिल्लाकर जगा पाए। तभी वापस से उसे अपनी मम्मी की आवाज़ में, मतलब मम्मी की वॉइस के अंदर एक कॉलिंग आई कि अंशु तू मुझे बचाने नहीं आ रही है, अंशु तू मुझे बचा ले, अगर तू मुझे बचाने नहीं आएगी तो ये मुझे मार देगा। अंशु की हिम्मत नहीं थी, और उसे लग रहा था कि एक ट्रैप, अगर वो खिड़की पर चली गई तो वो इस जाल के अंदर फंस जाएगी। वो अपनी रजाई के अंदर घुसी हुई थी, और अब धीरे धीरे उस आवाज़ की जो इंटेंसिटी थी वो और बढ़ती जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसके कान के पास आकर ये बोल रहा है, अंशु अगर तू मेरी मदद नहीं करेगी तो ये मुझे मार डालेगा, मेरी मदद कर बेटा। अंशु बुरी तरह से घबरा गई थी। उसके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज़ निकली कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं, मुझे छोड़ दो। और इतना बोलने के बाद वो आवाज़ बिल्कुल शांत हो गई। रात का करीबन 1 बज चुका था, और अंशु सोच रही थी कि अब वो सोएगी कैसे। तभी फिर से अंशु को फील हुआ कि कोई धीरे धीरे उससे बोल रहा है। जैसे उसने उस आवाज़ की तरफ देखा तो उनको देखकर शॉक रह गई। उसके सामने उसकी छोटी दादी थी, जिनको उसने सिर्फ फोटोज के अंदर ही देखा था। जैसे उनकी नजरें अंशु से मिली, उन्होंने खिड़की की तरफ इशारा किया। उनके हाथ का इशारा देखकर जैसे ही अंशु ने खिड़की की तरफ देखा तो खिड़की में अंशु की दादी खड़ी हुई थी। एक बार तो अपनी दादी को देखकर अंशु खुशी, लेकिन फिर से अचानक उसे याद आया कि उस दिन की तरह कहीं इसकी दादी वापस से उसे हार्म तो नहीं कर देगी। अंशु की आंखों के सामने सामने उसकी दादी और नानी दोनों उस खिड़की से बाहर चले गए। अब अंशु को लगा कि वो बहुत ज्यादा इन चीजों से भाग नहीं सकती। अब चाहे कुछ भी हो जाए उसे इस चीज को फेस करना ही होगा। अंशु ने खिड़की की तरफ देखा, उसके पर्दे धीरे धीरे हिल रहे थे। वो उठ कर खिड़की के पास गई, और जैसे वो सामने पहुंची वो खिड़की एक तरह के दरवाजे में बदल गई।
उस दरवाजे से ना जो देखा तो सामने उसको दो आदमी बैठे हुए दिखाई दिए जो कि पुरानी पहाड़ी लैंग्वेज के अंदर एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी उठकर एक कमरे की तरफ जाने लगा। अंशु भी उसके पीछे पीछे उस कमरे की तरफ गई। वहां जाकर वो देखती कि वहां पर एक लड़की को किसी ने तारों से बांधा हुआ है और ये जो आदमी वहां पहुंचा वो वहां पहुंचकर उस लड़की का रेप कर रहा है। वो लड़की बहुत जोर से चिल्ला रही है, मुझे बचा लो वरना मुझे मार देगा, मुझे बचा लो वरना मुझे मार देगा। अंशु जाकर उस आदमी को हटाने की कोशिश करती लेकिन वो उस आदमी को टच नहीं कर पा रही थी। उसे सब कुछ देखा नहीं जा रहा था। वो वापस से आकर अपनी खिड़की की तरफ खड़ी होती, खिड़की की तरफ आती है और जैसे खिड़की की तरफ आती है कोई उसे पीछे से धक्का देता है और धक्का देती अचानक से वो अपने बेड पे आके वापस गिरती है और बेड पर गिरती उसे बहुत तेज एक गंदी सी स्मेल आती है और चिल्लाने की आवाज आती है। वो आंख खोल के देखती है तो आसपास कुछ भी नहीं था। उसे लगा फिर से उसने कोई ना कोई सपना देखा है। तभी उसकी आंखों के सामने सामने उसकी जो बुक शेल्फ रखी थी वहां से दो तीन किताबें नीचे आकर गिरती है और जो खिड़की पे लगा हुआ पर्दा था वो उड़ता हुआ आता है और सीधा उसके गले के चारों तरफ बन जाता है। वो पर्दा इतना टाइट हो चुका है कि जो सांस भी नहीं ली जा रही है और पता नहीं कब वो इस घुटन से बेहोश हो जाती है। उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं। सुबह उसकी बड़ी मम्मी जब उसे उठाने आती है तो देखती है कि उसके गले के ऊपर वो पर्दा लिपटा हुआ है। वो फटाफट से उसके पास पहुंच के उसको उठाती है तो अंशु की आंख खुलती है और वो पूछती है कि बेटा ये पर्दा तुमने गले में क्यों बांध रखा है। उसके बाद अंशु उनको ये सारी बातें बताती है। उसकी बातें सुनकर वो लोग सब उनको प्रोफेसर के आश्रम तक लेकर गए पर प्रोफेसर तक पहुंचे नहीं, तो उनको शाम तक आना था। तो दिन भर उनका इंतजार किया। शाम को जब वो आए तो वो उन्हें अपने उनके साथ आश्रम लेकर गए। ये सारी कहानी सुनने के बाद प्रोफेसर को भी समझ में नहीं आ रहा था। ये प्रोफेसर बेसिकली उन्हीं पुरोहित जी के बेटे थे। ये प्रोफेसर भी थे और साथ ही साथ उनकी विद्याओं के साथ ये काम भी किया करते थे। तो उनको समझ में आता कि आखिर क्यों कोई भी जो एंटिटी है, कोई भी चीज़ है, इसके पीछे पड़ी हुई है। तो इनके घर वालों को उन्होंने 2 नारियल लाने को बोला। उन 2 नारियल को अंशु के हाथ में रखा, फिर खुद का हाथ उन नारियल पे रखा और कुछ चीज़ें उन्होंने की। उसके बाद उन्होंने बताया कि इसके पीछे इसके साथ 2 आत्माएं हैं, एक अच्छी है और एक बुरी है। जो अच्छी आत्मा है वो इसकी छोटी दादी की है और जो बुरी आत्मा है वो उस इंसान की है जिसने उसको कैद किया हुआ है। आगे उन्होंने बताया कि इनकी जो छोटी दादी की आत्मा है वो अंशु से मदद मांगती है ताकि वो अपना बदला ले सके और उस बुरी आत्मा के चंगुल से आजाद हो सके। इसीलिए वो बार बार इसके पास आकर इससे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। उन्होंने कहा कि हमें 4 दिन तक इसका यज्ञ करना होगा। अच्छा, इनके पिताजी की तरह ये नहीं थे, इनका थोड़ा क्यूरियस माइंड था, तो ये चाहते थे और इस चीज को निकालना। उन्होंने फोर्स किया, उन्हें मतलब फोर्स नहीं करके उन्होंने रिक्वेस्ट की बार बार पहले तो अंशु से कि तुम एक बार उनसे कनेक्ट हो, अपनी जो छोटी दादी उनकी आत्मा से, और देखो कि वो क्या चाहती है तुमसे। अंशु को ये बात थोड़ी अजीब सी लगी और बोला नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। बोला कि तुम मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, बस तुम्हें उस गेट से उनकी दुनिया में जाना है और ये देखना है कि आखिर वो तुमसे क्या चाहती है। बार बार उनके कहने पर अंशु तैयार हुई। उन्होंने उनको इमोशनल भी किया कि तुम्हारी दादी है, उनकी आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम उनकी मदद करोगी। तो अंशु जो थी इनके कहने पर वो उस जो इंटर डायमेंशनल डोर था उसमें गई, लेकिन वहां जाने के बाद उसमें बहुत ज्यादा हिम्मत नहीं थी और प्रोसेस को बीच में छोड़कर वो वापस आ गई। और जो भी चीज ये पता करना चाहते थे वहां से आने के बाद अंशु को कुछ भी याद नहीं था, तो वो कुछ बता भी नहीं पाई। लेकिन उसे इतना याद था कि वो उस डोर से वापस एक बार अंदर गई थी इन प्रोफेसर के कहने पर। और इसके बाद पुरोहित जी ने कुछ करके मंत्र जो भी वो करते हैं उससे अंशु को तो बचा लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक इसकी दादी की आत्मा आजाद नहीं हो जाती तब तक आपके घर में होने वाली हर लड़की पर ये साया और ये खतरा मंडराता रहेगा। 5 साल और 18 साल ये 2 ऐसी आयु रहेगी जहां पर आपके घर में पैदा होने वाली हर लड़की को ये दिखेगी और परेशान करेगी। और इसका एक ही इलाज है कि वहां जाकर उनकी मदद की जाए, उनकी आत्मा को मुक्ति दी जाए, जो सिर्फ मैं नहीं कर सकता हूं। तो इस बच्चे में इतनी शक्ति नहीं है, अभी आप इसे ले जा सकते हैं। और उसके बाद अंशु को दोबारा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन आज भी उनकी जो आत्मा है इनकी छोटी दादी की, वो उसी घर के अंदर ट्रैप्ड है। और ये लोग सब सिर्फ एक ही प्रार्थना करते हैं कि इनके घर में कोई बेटी ना हो, क्योंकि अगर वो हुई तो वो आत्मा फिर से उससे कांटेक्ट करेगी और उसको परेशान करने की कोशिश करेगी। अंशु के बाद अभी तक इन घर में कोई और बेटी नहीं हुई है, तो इसलिए इंसिडेंट दोबारा रिपीट नहीं हुआ है। और ये थी कहानी अंशु की जो उसने खुद एक्सपीरियंस की है। आपको क्या लगता है क्या था नंबर 5 और 18? जितना मैं समझ पा रहा हूं जो छोटी बेटी थी वो 5 साल की थी जिसको लेकर इनकी दादी ने आत्महत्या की थी, और शायद उस टाइम पर उनकी खुद की एज 18 साल रही होगी। और जब जब वो परफेक्ट डे पहुंचता होगा उस दिन वो इस घर की बेटियों से
कांटेक्ट करना शुरू करती होगी, क्योंकि वो एक ऐसे डायमेंशन में कि लूप में फंस गई, एक ऐसी बुरी आत्मा के साथ फंस गई है जो उन्हें बहुत बुरी तरह परेशान कर रही है और वो अब भी उससे मुक्ति चाहते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, एंड डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड माय 11 सर्किल ऐप फ्रॉम द गिवन लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ताकि आप जीत पाएं आईफोन ₹1 में। उसी के साथ साथ आपको एक चांस मिल सकता है सेकंड प्राइज, जो मेगा कॉन्टेस्ट का सेकंड प्राइज है, ₹1 करोड़ जीतने का भी। और इसी के साथ साथ आपको मिलेगा 20% बोनस कैश और 1500 बोनस पॉइंट्स कोई भी अमाउंट डिपॉजिट करने पर। तो हम मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।